नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय ये कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ है। 24 साल के बाद 2024 चुनाव में अध्यक्ष की बलि, कांग्रेस परिवार का फेस सेविंग, या यह बताने के लिए कि कांग्रेस में चुनाव निष्पक्ष और निडरता से होता है की तैयारी, या उस संवाद को खत्म करने की साजिश जो भारतीय जनता पार्टी और तमाम गैर कांग्रेसी पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस का चुनाव कांग्रेस ही लड़ती है और कांग्रेस ही मतदान देती है और कांग्रेस ही जीती है और कांग्रेस मतलब गांधी परिवार। आज इन विषयों पर बात होगा। राहुल गांधी की पदयात्रा में राहुल गांधी कितना ज्यादा बेतकल्लुफ से लोगों से मिल रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन उसके पहले कुछ बातें आपसे कहूं। राजनीति में नौटंकी अब घिनौने स्तर पर आ गया है। राजनीति में हर स्तर पर छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, मझोला नेता हो, वो उसकी शुरुआत सिर्फ नौटंकी से हो रही है। उसकी नौटंकी जब जब जितनी बार देखा जाए मन घिना जाता है। मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में इलाज कराने गए हैं। भारत में जब थे वो, चाहे बिहार में थे या दिल्ली में थे, चला नहीं जाता था, स्ट्रेचर पर चलते थे। भारत भूमि को छोड़ते हुए सिंगापुर के जमीन पर पांव रखा तो सिंगापुर के बीच पर नाती पोती और बेटियों के साथ बेतकल्लुफ से जींस पहन करके, टी शर्ट और ट्रैक सूट पहन करके दौड़ लगा रहे हैं। अब यह सिंगापुर के धरती की कमाल है कि भाई भारत से हटते सिंगापुर की जमीन छूते उन्होंने व्हीलचेयर छोड़ दिया, या भारत में ड्रामे की शुरुआत है कि भाई जब तक नौटंकी नहीं करेंगे हमारा मतदाता कैसे करेगा कि लालू प्रसाद यादव इतने तंग, बेहाल और परेशान है और सरकार इनको जांच के तहत बैठा रही है। वही बात आज सबका पराकाष्ठा कर दिया अरविंद केजरीवाल के सिपाही मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया के सारे लौ लश्कर के साथ सीबीआई ऑफिस में जाना यह बताता है जैसे वो कोई आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहा था। अबे चोर है तू, तेरे को चोरी के और घोटाले के लिए पुलिस पूछने के लिए बुला रही है, मुंह छुपा करके जाना चाहिए, ढोल नगारे के साथ जाता है। अब आदमी बेहयाई को भी प्रदर्शन इतना खुलेआम करता है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कोई बेहयाई, लाचारी, गंदगी और घटेई करके आया हुआ है या कोई वीरगाथा करके आया है। जिस मोहनदास करमचंद गांधी के तस्वीर को अपने ऑफिस के कूड़ेदान में फेंकवा दिया है अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी की पूरी पार्टी, आज उसी मोहनदास करमचंद गांधी के समाधि पर फूल चढ़ा करके ड्रामा करता हुआ केजरीवाल का टीम के लोग गए। आप चोर नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन याद करिए कि जो आपकी राजनीति की शुरुआत हुई थी वो भारत के राजनीति में तमाम लोगों को चोर, बेईमान, घटिया और भ्रष्टाचार का स्लोगन दे करके हुआ था। उस वक्त तो खाता ना भाई जो केजरीवाल का हो सही, लेकिन आज जब आपको एक्चुअली में घोटाले का इल्जाम चस्पा हो गया है, साबित हो रहा है आपके कामों से, क्रियाकलापों से और जांचों से, तो आप चिल्लाते हैं और बेहयाई को भी पूरी प्रदर्शन से जाते हैं। उससे ज्यादा पराकाष्ठा तब हुआ जब उन्होंने 9 घंटे लगातार सीबीआई के सवालों से आजीज होने के बाद जब बाहर निकले तो जो समाचार चैनलों को बाइट दिया, मैं नहीं समझ भाई। तो सबसे पहले समाचार चैनल वाले उस बाइट को चलाए कैसे? मुझ जैसा आदमी पूरा बाइट नहीं सुन सका, गुस्से में चैनल बदल दिया। समाचार चैनल पर मनीष सिसोदिया बेशर्मी से ये कह रहा था कि असल में क्या था कि 14 घंटे तक मेरे यहाँ जांच हुई, कुछ नहीं मिला। उसके बाद सीबीआई वाले जो बुलाए तो मुझे बाद में पता चला कि भाई यहाँ कोई सीबीआई की जांच तो है नहीं। सीबीआई वाले बुला करके मेरे को बोले कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये काम कब से करने लगा कि आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे और कौन सी पार्टी रहेंगे। और इस तरह से बेहयाई पूर्वक बात करने पर क्या कहूं मैं, समझ में आ रहे। श्री मुकेश तिवारी जी को सादर प्रणाम।
और उससे भी ज्यादा बेहई का प्रकाशा समाचार चैनल वालों ने किया जब इसको टेलीकास्ट किया है अपने यहाँ शब्द बाय शब्द। अब हर आदमी हमारे जैसे चीजों को समझने वाला तो है नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि यार वाकई में सीबीआई वाले बुलाकर उसको पार्टी छोड़ने की बात कह रहे थे। क्या सीबीआई आपको ऑफिस में बुला करके पार्टी छोड़ने की बात कहती है? इसके पहले उन्होंने बकायदा उदाहरण दिया। वो कह रहे कि देखिए मैं तो कोई चोरी बेमानी के लिए नहीं है, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ, स्वास्थ्य के लिए आया हूँ। तो बोला मनीष सिसोदिया मेरी बात सुनो, सत्येंद्र जैन भी तो शिक्षा के लिए आया था, स्वास्थ्य के लिए आया था, हमने बंद कर दिया कि नहीं? इन सबसे ऊपर मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि अभी सीबीआई वाले पूछताछ कर रहे हैं और गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने उनको गिरफ्तारी तक की वारंट जारी कर दिया। बोले जी जेल का ताला टूटेगा, मनीष सिसोदिया छूटेगा, हर पहले जेल में जाए तो क्या मनीष सिसोदिया का जेल में जाने भर की पुख्ता एकदम अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है? या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के नाते उसको पता है कि हर हाल में किसी भी समय जेल जा सकता है, इसीलिए नारा पहले से स्लोगन लगा दिया? क्योंकि एक पिक्चर आई थी सनसनी, हमारे जमाने में जितेंद्र की पिक्चर थी सनसनी। पिक्चर में जितेंद्र रात में मर्डर करता है, मर्डर करने से पहले अखबार में निकलवा देता है, क्योंकि 12 बजे अखबार छप जाती है, 3, 4, 5 बजे मर्डर करता है। लोग सवेरे उठते हैं तो मर्डर का सूचना पहले नहीं, अखबार पहले मिलता है, बाद में सूचना मिलती है कि सही में आदमी मर गया। तो क्या इस तरह की सनसनी वाला काम अब अरविंद केजरीवाल स्वयं कर रहा है? इन सब बेहई और बेशर्मी पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन इतना ना ज्यादा वाहियात खबर है कि इस पर चर्चा करना अपना मुंह बंदा करना पड़ा। और मित्रों, मैं अपने चैनल को इस तरह की बेमतलब प्रोपेगेंडा के लिए और घटिया बयानबाजी के लिए नहीं बनाना चाहता। मैं इसको सही विषय और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श और डिस्कशन के लिए रखना चाहता हूं। इस वजह से मैंने इस विषय पर कोई बात नहीं किया। आज का जो मेरा मुद्दा है कि 24 वर्ष बाद कांग्रेस परिवार यानी गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा। गैर कांग्रेस के तमाम लोग यह कह सकते हैं, इल्जाम लगा सकते हैं कि यह एक दिखावा है, असल में ये गांधी परिवार का नया रिमोट कंट्रोल है, वगैरह वगैरह वगैरह। मित्रों, ये मैं मान लेता हूं कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अब लग रहा है कि चुनाव जीत जाएंगे, वो गांधी परिवार के नया रिमोट कंट्रोल होंगे। उनको रिमोट कंट्रोल से ही चुनाव जीतवाया गया है, लेकिन कम से कम दिखावे के सही रिमोट कंट्रोल से चुनाव हुआ तो है। बाकी पार्टियों में तो चुनाव ही नहीं होता, घोषणा कर दिया जाता है कि फलाना आदमी अध्यक्ष रहेंगे। और जो लोग अभी अध्यक्ष हैं और पार्टियों में मुख्य विपक्षी दल मतलब कांग्रेस के मुख्य विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके जेपी नड्डा कितना स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए? क्या उनकी हैसियत है कि वो मोदी और शाह के विरुद्ध कोई निर्णय ले ले, या बिना उनका मनसा जांचे कुछ सोच ले? फिर किस बात का अध्यक्ष? कांग्रेस लाख बुरा है, लेकिन उन्होंने सीधा मतदान के माध्यम से चुनाव तो करवाया, फर्जी ही करवाया, लेकिन चुनाव तो हुआ। आज देशवासी ये देख रहे हैं कि भाई चुनाव हुआ है और चुनाव से मल्लिकार्जुन खड़गे जीतेंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद आगे का चुनाव की जिम्मेवारी होगी। 2024 से लेकर के तमाम परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी का भाई हूं नहीं कि भविष्य बता दूं। आप भविष्य का ज्ञान मुझे नहीं है। जो पार्टी मेहनत करेगी, लोकतंत्र में जनभावनाओं का जो कदर करेगी, जो उन भावनाओं को जो मुद्दा उठाएगी, वो जनमानस का आशीर्वाद पाएगी और वही सरकार बनाएगी। कौन कितना करती है ये तो 24 का मामला में आज 2 साल पहले मैं कैसे कह दूं। लेकिन जो 2-3 चीजें मुझे दिख रही है वो मैं जो अंदाज लगा सकता हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक ने नाते, उससे यह लग रहा है कि राहुल गांधी का जो पदयात्रा भारत जोड़ो अभियान चला है, बेशक उन्होंने जब से भारत जोड़ो अभियान शुरू किया है तब से उनकी पार्टी जोड़ने की कंपलसरी हो गई है, जरूरी हो गया है उससे ज्यादा, क्योंकि जितना वो भारत जोड़ रहे हैं उतना उनका पार्टी टूट रहा है। लेकिन हो सकता है वो पतझड़ के कमजोर टहनी ऊंची और तेज झोंकों से टूट जाती है और फिर वो मजबूत पेड़ ही रह जाएगा जिस पर कमल निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे और वो फिर उस पेड़ को हरा भरा कर देगा। तो पेड़ के स्वास्थ्य के लिए पतझड़ में उन बेकार सड़े गले पत्तों को गिर जाना ही ठीक है, कांग्रेस के हित में यही सबसे बढ़िया, यही मैं मान लेता हूं। अगर ये मान लूं तो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है।
कि भाई ये जो सड़े गले पत्ते थे वो सब झड़ के निकल जाएंगे और वो जाकर के कूड़े में मिलेंगे, या तो सड़ेंगे या जलेंगे या स्वतः गलेंगे। जो प्राकृतिक न्याय होता है टूटे हुए टहनियों और पत्तों के साथ, वो होगा उनके साथ भी, हो भी रहा है। बदबू तो आई नहीं है, लोगों को न दिख रहा हो वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से आज मनीष सिसोदिया का ड्रामा पूरे टीवी पर चला, क्योंकि आज के तारीख में टीवी मोदी के नियंत्रण से बाहर है, यह तो सिर्फ बहाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है वाला जैसा बात है। समाचार चैनल चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, उस पर ऐसा कोई खबर प्रसारित ही प्रमुखता से नहीं हो सकता जिसमें मोदी की स्वीकृति ना हो। तो मनीष सिसोदिया का सड़क पर ड्रामा सीधा प्रसारण के रूप में सारे चैनलों पर दिखाना यह बात का गवाही देता है कि इसको दिखाने की परमिशन नरेंद्र मोदी के यहां से मिली है। और वो जो बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि मनीष सिसोदिया को इसलिए जेल भेजा गया है ताकि वह गुजरात में प्रचार ना कर सके, या इससे खुद साबित होता है कि गुजरात में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट दिख रहा है वहां स्थानीय स्तर पर। और खुफिया रिपोर्ट नरेंद्र मोदी के पास आई है कि गुजरात में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, जिसको शेल्टर करने के लिए, काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को बढ़ाया जा रहा है। और चुनाव के इन वक्त पर पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने जैसा ड्रामा दिखाया जा रहा है, ताकि जितना ये टीवी पर चलेगा गुजरात चुनाव में उतना बढ़ेगा, और जितना केजरीवाल बढ़ेगा उतना कांग्रेस घटेगा। और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तो इधर उधर जाता नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड वोट है, और जो कैडर है वो कैडर को ही वोट देगा, किसी और को दे नहीं सकता। तो उसका तो अनकट वोट उसके पास है, और बाकी वोट की बंटवारा होगी, कुछ कांग्रेस में जाएगा, कुछ केजरीवाल में जाएगा। और डिवाइड होने के वजह से डिवाइड एंड रूल अंग्रेज करके गए हैं, राजनीतिक दल वही कर रहे हैं, सीधा भाजपा अपनी सरकार बनाने बचाने में कामयाब हो जाएगी, मुझे यही लग रहा है। क्योंकि मित्रों, कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से कुछ चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं। सबसे तो पहले राहुल गांधी का जो गेटअप निखर करके आया है, मुझे याद है 1984 में जब सरदेव चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा किया था, उसके पहले चंद्रशेखर जी क्लीन शेव हुआ करते थे। चंद्रशेखर जी दाढ़ी नहीं रखते थे, क्लीन शेव्ड होते थे, शाहरुख कल्चर के माने जाते थे। बेशक वो धोती पहने हो, गांव के आदमी हो, लेकिन कल्चर उनका शाहरुख था। लेकिन उन्होंने पदयात्रा की, और पदयात्रा में आज के तारीख तरह से शेविंग किट ना आसानी से उपलब्ध नहीं होता था। वो एक गोल साबुन सा होता था, ऐसे ऐसे रगड़ता था आदमी, फिर दाढ़ी में बनाता था, फिर ब्लेड मारता था। मतलब वो थोड़ा मुश्किल काम था, उपलब्ध नहीं था सुविधाएं आज की तरह से, और वो बनाने का मौका नहीं मिला। यात्रा में रहे भाई, राहुल गांधी की तरफ से वातानुकूलित वैन पीछे पीछे तो चल नहीं रही है, कंटेनर में बनाई हुई, वो तो यहाँ वाकई में पदयात्रा करते थे, जहां थके वहीं विश्राम के, और जहां विश्राम के वहीं भारतीय जनता केंद्र बना। उस तरह से वो दाढ़ी बढ़ा करके जेल से निकले पदयात्रा के दौरान, वही उनकी छवि बन गई और वही पूरे देश में प्रचारित हुआ। दाढ़ी वाले बाबा के रूप में चंद्रशेखर जी मशहूर हुए। राहुल गांधी का जो दाढ़ी का गेटअप निकल करके आया है, वो बहुत मिच्योर पॉलिटिशियन का सिंबल देता है। दूसरा, राहुल गांधी जो जिस बेतल्लुफ से वो लोगों से मिल रहे हैं, वह आम जन में उनकी स्वीकारता को बढ़ा रहा है। और आम जन अब ये समझ रहा है कि भाई राहुल गांधी बियॉन्ड द टच नहीं है, विद इन टच है, और आप उनको टच कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। और दिखावे जैसा खाना खाने का कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है। जैसे आज साउथ इंडिया के किसी भूभाग में, जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इसलिए मैं जगह का नाम नहीं रख रहा, कुछ लोग नौजवान और बड़े बुजुर्ग हर तरह के ऑडियंस है, वहां बैठ करके बात करके, मतलब वो कोई भाषणबाजी और यात्रा चल नहीं रहा हो, बैठे हुए कहीं विश्राम कर रहे हैं, अल्प विश्राम टाइप का है। उसमें एक लड़की ने पूछा कि सर, ये धूप में पैदल चलते हुए कोई सन क्रीम लगाते हैं? अब ये हमको नहीं पता था कि कोई सन क्रीम भी होता है, मतलब धूप का कोई क्रीम होता होगा, ये मुझे मालूम नहीं। राहुल गांधी बिल्कुल बेतकल्लुफ से हंसते हैं, जैसे दोस्त मिलकर हंसते हैं। बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, हालांकि मम्मी ने भेजा है, लेकिन मैं लगा नहीं रहा हूं। और वो दिख भी रहा है कि राहुल गांधी कोई मेकअप वेकअप लगाते नहीं है। आमतौर पर राहुल गांधी बहुत बेतकल्लुफ रहते हैं। मैं अगर किसी बात का कायल हूं राहुल गांधी का, तो वो है राहुल गांधी का संगठन के
नट बोल्ट टाइट करने के प्रति उनकी ईमानदारी, आम जन को पूरा भरोसा में लेने की क्षमता और बिंदास रहने की तरीका। जैसे राहुल गांधी जितने धनाढ्य परिवार से हैं, जितनी अरबों खरबों की अकूत संपत्ति लूट के बनाया हुआ है, कूट के बनाया हुआ है, बेईमानी से बनाया हुआ है, पूर्वजों ने दिया हुआ है, अंग्रेजों ने दिया हुआ, वो डजंट मैटर, वो एक बात का मामला है। लेकिन यह सच्चाई है कि राहुल गांधी के पास अकूत संपत्ति है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर वो चाहते तो मोदी जी से महंगा कुर्ता पहन सकते थे, सूट पहन सकते थे। उनके नाना जी के लिए कहा जाता था कि नाना दादा कहीं जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं नाता समझ, क्योंकि कांग्रेस वालों को नाता समझ में है तो वो नाना है, बाबा है, दादा है। लेकिन उन्हीं के पूर्वज जवाहरलाल नेहरू का सूट पेरिस धुलाने जाता था, उनके फुटाने की जो प्रचलिता थी। तो उस परिवार का बच्चा अगर साधारण कुर्ता पैजामा पहन करके आता है, कभी दाढ़ी बढ़ाए रहता है, कभी बनाए रहता है, मतलब जिस बेतकलूफ से रहते हैं राहुल गांधी, वह उनका आमजन में सुकरता को बता रहा है। और राहुल गांधी का आमजन में सुकरता और बेतकलूफ से मिलना जनमानस उनकी पैठ बढ़ाएगा और कांग्रेस अध्यक्ष को कांग्रेस के लिए कुछ करने का मौका देगा। अब एक शानदार पिच पर कितनी बल्लेबाजी कांग्रेस कर पाती है, यह तो उनके कार्यकर्ता, उनके कैडर के ऊपर है। और वो कितना नरेंद्र मोदी को प्रेरणा देगा कि भाई अगर आप बढ़िया से कुछ नहीं करेंगे तो राहुल गांधी का पदयात्रा चल ही रहा है और वो पदयात्रा जनमानस के मन स्थित पर बैठ रहा है, इसलिए आपको कुछ करना पड़ेगा। राहुल गांधी की पदयात्रा राहुल गांधी के राजनीतिक व्यक्तित्व में निखार लाएगा, क्योंकि राहुल गांधी इतनी दिन तक लगातार कभी भारत भूमि पर रहे नहीं है और वो भी अडिग अपने शब्दों पर कि जी मैं अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ूंगा तो नहीं लड़ूंगा। उन्होंने मतदान देने के लिए भी दिल्ली आना गवारा नहीं समझा। पार्टी का उनके और उनके साथ चलने वाले लोगों के लिए विशेष मतदान केंद्र वही विशेष कंटेनर में बनाना पड़ा, जैसे उनके रहने के लिए वातानुकूलित बनाई गई एक कंटेनर में मतदान की सुविधा रही और बक्सा लेकर के प्रॉपर आया जाएगा। उस बक्से का सिर्फ फॉर्मेलिटी है, जीतेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही, क्योंकि उस पर सोनिया गांधी का आशीर्वाद है, यह जग जाहिर है। लेकिन वहां दिखावा हुआ है और राहुल गांधी का मेहनत रंग लाएगा। राहुल गांधी के राजनीति भविष्य के लिए और राहुल गांधी के खुद के लिए बहुत परिपक्वता लाएगा। और राहुल गांधी के लिए जो सबसे प्लस पॉइंट इस पदयात्रा से है कि अब तक राहुल की जन्म से लेकर के आज 52-55 वर्ष के राहुल गांधी हो गए, वो जनता के साथ इतना देर तक और इतना दूर तक संवाद कभी बनाए ही नहीं। उनको पता नहीं कि भारत के लोग होते कैसे हैं, मिलते कैसे हैं, गुस्साते कैसे हैं, घबराते कैसे हैं, अगराते कैसे हैं, इतराते कैसे हैं। मतलब आम जन का रिएक्शन उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि वो अपने सर्व सुरक्षित बंगले में मिलते थे, जहां 4-5 चरण में पुलिस की फटकार, मेटल डिटेक्टर का हुंकार और सुरक्षा बल के दहाड़ के बीच से आदमी जाता था तो वैसे उसका मोरल डाउन हो जाता था। वहां जाते जाते तक पिघल जाता था, जिस तरह से बर्फ पिघलता है। तो फिर पिघले हुए बर्फ को पानी के रूप में देख करके राहुल गांधी कहाँ अंदाज लगाएंगे कि कभी ये शिलालेख और शिलापट भी था या हिमपट भी था। लेकिन अब जब वो आम जनमानस से सीधा मिल रहे हैं तो वो आदमी का रिएक्शन देख रहे हैं, लोग उनसे मजाक कर रहे हैं, हंसी उनके साथ ठिठोली हो रही है कि कोई क्रीम व्रीम लगाते हो का, कुछ हो सकता है कोई लड़के ने कहा कि भाई ब्याह हुआ कब करोगे, वो घर। मतलब ये बेतकल्लुफ की भाषा से आदमी को आदमी की भावना समझने में आसानी होती है। मोहनदास करमचंद गांधी ने जो पदयात्रा का दिखावा किया था, भारत भ्रमण का नाटक किया था, वो इसलिए किया था कि भारत की मानसिकता को पढ़ो कि हमारा अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर मजबूती से कायम हो पाएगी कि नहीं। अंग्रेजों ने यही कहा करके मोहनदास करमचंद गांधी को भेजा था और उन्होंने वो ड्रामा किया था। सरदेव चंद्रशेखर ने जो जेन्युइन पदयात्रा की थी वो जनमानस की भावना को समझने के लिए की। और जब उन्होंने भारत यात्रा के को समापन करके दिल्ली में आए थे तो उनको भारतीयता की असली पहचान हुई थी और जनमानस के मनसा की ज्ञान हुआ था। और तब से चंद्रशेखर को पूरा पार्लियामेंट में एक शब्द भी गलत बोलने का रिकॉर्ड नहीं है। जो बात उन्होंने बोला है वो तत्कालिक विश्व के लोगों को बुरा लगे, बाद में लोगों ने उनके बातों का समर्थन किया और कहा था कि चंद्रशेखर बाद से भारत के प्रधान चंद्रशेखर जी ने कहा था, लोगों को ये मानने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
तो अगर राहुल गांधी अपनी पदयात्रा को ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इसकी स्मृतियों को अगर कहीं कोई उनका आदमी नोट कर रहा होगा और एक सिनॉप्सिस बना करके उनको देगा कि किस क्षेत्र में किस चीज की कमी है, किस चीज की बहुलता है, किस चीज की आवश्यकता है और राजनीति किस तरह से करने की आवश्यकता है, तो मैं समझ रहा हूं कि राहुल गांधी में एक निखार आएगा। और कैडर की कमी उनके पास है नहीं, क्योंकि पूरे समस्त भारत वर्ष में अगर किसी इकलौते राजनीतिक दल का कैडर है पूरे भारत भूमि पर, पूरे भारत के भूभाग पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेशक दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्य संख्या वाली पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, और अभी निकट भविष्य में जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है कोई और पार्टी को सत्ता में आने के चांसेज ही नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का कैडर नहीं है। बहुत से भारत के ऐसे भूभाग है जहां लोगों को पता नहीं कि भाजपा कौन है। हो सकता है टीवी मीडिया में खूब प्रचार, हर भाषा में मोदी का मन की बात का प्रसारण से ये हो सकता है कि लोग नरेंद्र मोदी को देश के हर भाग में जानते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी जानते हैं, यह भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता। तो राहुल गांधी के पास उनका कैडर है, और अगर उस कैडर को कंट्रोल करने और कैडर को चलाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं राहुल गांधी, तो एक निखरे हुए राजनेता के रूप में उनका उभार होगा, उनके प्रभाव का विस्तार होगा। और जितना कांग्रेस का विस्तार होगा उतना भारतीय जनता पार्टी सजगता से राजनीति करेगी, और जब भारतीय जनता पार्टी सजगता से राजनीति करेगी तो आम जन का भला मजबूरी में और जरूरी में करेगी, क्योंकि उनको इस बात का डर होगा कि अगर मैं कहीं से कोई लापरवाही जैसा कोई चीज किया तो राहुल गांधी अपने कैडर के साथ सीट पर काबिज होने के लिए खड़े हैं। इसलिए मैं हमेशा से मानता हूं कि शुद्ध और शुभ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष उतना ही जरूरी है जितना दूध को दही बनाने के लिए जामुन की जरूरत पड़ती है। जब तक जोरन नहीं पड़ेगा दूध दही नहीं बन सकता, चाहे वो थोड़ा ही सही। उसी तरह से जिस तरह से मजबूत विपक्ष सामने सत्ता पक्ष के खड़ा नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। और हम सब लोग लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और लोकतंत्र के मजबूती के लिए रात दिन दुआ करते हैं। उनको जब इस तरह की कोई तस्वीर, छवि और कैरेक्टर सामने उभर करके दिखता नजर आता है तो संतुष्टि होती है कि चलो कोई तो है जो मोदी के मुकाबले में खुद को खड़ा करने की तैयारी कर रहा है, और अगर वो तैयार हो जाता है तो वो मोदी के लिए भी शुभ रहेगा और पूरे देश के लिए भी शुभ रहेगा। राहुल गांधी अपने मिशन में सफल हो, अरविंद केजरीवाल अपने मनसा और ड्रामा में असफल हो, और नरेंद्र मोदी देश के नेतृत्व को जब तक जिए तब तक ईमानदारी से, लगन से और भारत के लोगों के मानसिकता के अनुसार करे। इन्हीं मुद्दों के अनुसार मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।